अच्छा भाई, डीबी में हमने इधर से चलना है आगे। और इसमें अब ये करना है बेसिकली कि जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया था ना, उसको ट्रांसलेट करना है एक लॉजिकल मॉडल में, विच बेसिकली मीन्स कि तुमने जो डायग्राम सारे बनाए थे उनको अब तुमने कन्वर्ट करना है एक डेटाबेस की शक्ल में, एक एक्चुअली स्कीमा के अंदर, कि वो स्कीमा कैसा होएगा। अच्छा, डायग्राम जो मेनली बनाए थे उसमें ई आर डायग्राम था जो मेन चीज़ थी। अच्छा सॉरी, हमने रिलेशंस भी नहीं पढ़े अभी। ये हमने पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट और, हाँ ये तो पढ़े हुए हैं ना, तो ये तो पढ़ा हुआ है हमने। कहाँ तक पहुंचे हैं? ये डेफिनेटली 100% पढ़ा हुआ है, मुझे याद है। हाँ, यहाँ से शुरू करना था, ठीक है। ठीक है, जहाँ से हमने मॉडल, ये जहाँ से हमने बेसिकली लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन अब शुरू करना है ना, यानी कॉन्सेप्चुअल को हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल के अंदर। कॉन्सेप्चुअल क्या था, उसमें डायग्राम्स थे, वो ई आर डायग्राम था, डीएफटी था, इस तरह की चीजें। अच्छा, उसको अब तुम लॉजिकल डिजाइन में कन्वर्ट करोगे। लॉजिकल डिजाइन के अंदर तुम्हारे पास डेटाबेस का स्कीमा बनेगा, यानी टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, इस तरह की चीजें तमाम बनेगी। अब इसमें दो रास्ते होते हैं करने के, या तो बंदा जनरल नॉलेज से कर ले कि डायग्राम देख के खुद कन्वर्ट कर ले, या इसके कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कि उसको कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है। तो सबसे पहला है कि एंटिटीज का क्या करना है। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट एक एंटिटी होती थी ई आर डायग्राम में, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल में था। अब जब तुम इसको लॉजिकल मॉडल में लेके आओगे, स्टूडेंट एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन अगेन टेबल। तो उसको लिखते किस तरह, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हो और ब्रैकेट में उसके एट्रीब्यूट्स लिख देते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जो भी एट्रीब्यूट्स थे वो ब्रैकेट में। तो ये रिलेशन है, ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें से जो भी प्राइमरी की होती है उसको अंडरलाइन कर देते हो, तो स्टूडेंट आईडी को हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो एक तो पहला सिंपल रूल हो गया कि जो सिंपल एंटिटी है उसको तुम रिलेशन बना देते हो और उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स का क्या करना था? पहले तो अपने दिमाग में एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल ले आओ कि वो था क्या। तो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट एड्रेस की तरह की चीज थी कि एड्रेस में सिटी आती है, हाउस आता है, स्ट्रीट आती है। ये कॉम्पोजिट मुख्तलिफ एट्रीब्यूट से मिल के ये एट्रीब्यूट बनता है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो कॉमन होता है वो एड्रेस ही होता है, जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट से मिल के बनता है। अब जब तुम इसको कन्वर्ट कर रहे हो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, तो जाहिर बात है स्टूडेंट की एंटिटी तो आएगी, प्राइमरी की आ गई, स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट वो आ गया। अब इसका क्या करना है? तो इसका करना ये होता है कि इसकी जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी आप एक अलग से एंटिटी बनाते हो, एक अलग से रिलेशन बनाते हो। जरा गौर करना क्या हो रहा है। जो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स थे वो तो इधर एज फील्ड्स आ गए टेबल के अंदर, लेकिन जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है उसकी बजाते खुद एक रिलेशन बनानी पड़ती है। स्टूडेंट एड्रेस बजाते खुद एक रिलेशन बन जाएगा, उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, एरिया नंबर, हाउस नंबर, सिटी, वो सारा कुछ। और जो ओरिजिनल एंटिटी है उसकी प्राइमरी की आ जाएगी। ये तुम्हारे पास सेकंड रूल हो गया। ये अभी काफी मुश्किल लगेगा क्योंकि वो जरा बातें अ, वो है ना, विदाउट प्रॉपर वो है एग्जांपल। तो पहला रूल ये हो गया कि सिंपल एंटिटी का क्या करना है। दूसरा रूल ये हो गया कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट जो है उसका अपना एक नया रिलेशन तैयार होता है। उसके बाद आते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब अगेन पहले तो दिमाग में लाओगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते क्या होते हैं। कुछ आया दिमाग में? तो मल्टी वैल्यूड होता था जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, कि क्वालिफिकेशन आपने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो वो मल्टी वैल्यूड है। और उसके अलावा होता था मतलब कुछ भी स्किल्स जैसे हैं कि आप क्या क्या काम कर लेते हो, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। देखते हैं इसने क्या बताया। इसने हॉबी दी है, तो हॉबी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, विच मीन्स के एक स्टूडेंट की कई हॉबीज हो सकती हैं, रीडिंग, राइटिंग, राइडिंग, जो भी है। करना क्या है? करना ये है कि जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसका अपना एक नया रिलेशन बनेगा, जिसके अंदर जाहिर बात है उसकी हॉबी तो आएगी, लेकिन साथ स्टूडेंट की आईडी भी आएगी, वो जो ओरिजिनल है उसकी प्राइमरी की भी आएगी। और ये दोनों मिल के कॉम्पोजिट की बनाएंगी। ये नोट करो, दोनों अंडरलाइन हुए हैं। तो सिंपल एंटिटी का सिंपल रिलेशन बनता है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट का एक नया रिलेशन बनता है जिसमें प्राइमरी की आ जाती है उसकी, स्टूडेंट की।
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का भी एक नया रिलेशन बनता है, लेकिन इसमें जरा खास बात यह है कि प्राइमरी की कॉम्पोजिट होती है, वो स्टूडेंट आईडी और हॉबी मिला के फिर बनती है। अब गेम ये है कि तुमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल में ये डायग्राम तैयार की है, तो अब तुम्हें इनको देख के एक्चुअली रिलेशंस और ये टेबल्स और ये सारा कुछ बनाना है। अच्छा, अब ये तो एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स हो गए, अब हमने करने हैं रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स की किस्में हैं, बाइनरी हो सकता है, बाइनरी तो वैसे नहीं होता, फजूल है, लेकिन चलो कर लो। मतलब रिलेशनशिप्स बाइनरी हो सकते हैं, यूनरी हो सकते हैं, और टर्नरी हो सकते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ। बाइनरी रिलेशनशिप ये होता है जिसमें दो होते हैं ना, तो ये तो सॉरी सबसे ज्यादा होता है, मैंने इसको कहा ये फजूल है, वो मैं यूनरी समझा था कि फजूल है। तो बाइनरी में दो एंटिटीज होती हैं, तो ये तो हर जगह आना ही आना है। अच्छा, इसमें आपने किसमें पढ़ी थी कि वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है, ये कार्डिनैलिटी और मोडालिटी के हम निशान लगाते थे ना ईआर डायग्राम्स में। तो अब एक वन टू मैनी का एग्जांपल पकड़ो, वो ये है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये वन टू मैनी है। अच्छा, इस साइड पे मिनिमम होती थी, ये जो जीरो मिनिमम और वन मिनिमम लगा, इसको ना देखो, तुमने देखना है ये जो मैक्सिमम वाली साइड है, यानी वन से ले मैनी है। इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्ट पे मैनी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, ये इस मैनी का मतलब है। लेकिन हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। अच्छा, पहले आसान काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट एक एंटिटी है, उसका एक रिलेशन बन जाएगा। एम्प्लॉई एक एंटिटी है, उसका एक रिलेशन बन जाएगा। ये तो सिंपल है। एम्प्लॉई में तीन चीजें आ जाएंगी, एम्प आईडी, एम्प नेम, एम्प सेल। और प्रोजेक्ट में तीन चीजें आ जाएंगी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब रूल क्या है? रूल ये है कि अगर वन टू मैनी वाले रिलेशनशिप में तुम हो ना, तो मैनी की साइड पे जो मैनी वाली एंटिटी है यानी एम्प्लॉई, उसके अंदर वन वाले की प्राइमरी की इंक्लूड होएगी एज अ फॉरेन की। यानी एम्प्लॉई में तो ये तीन वो है ना चीजें, ये तीन एट्रीब्यूट्स है ना, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट की प्राइमरी की इंक्लूड होएगी, यानी ये प्रोजेक्ट आईडी आएगी एज अ फॉरेन की, उसको अंडरलाइन करोगे। वंस अगेन, अभी तक ये आसान था, इसमें तीन एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पे तीन नजर आ रहे हैं, इसमें तीन एट्रीब्यूट्स थे, वो तीन आ गए। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या है कि मैनी वाली साइड पे यानी एम्प्लॉय वाली साइड पे आप उसकी प्राइमरी की इंक्लूड करोगे, और वो नेचुरली एज अ फॉरेन की होएगी, वो अंडरलाइन, वो डॉटेड लाइन के साथ तुम अंडरलाइन करते हो। अगर मिनिमम को देखते हो, हमने क्या देखा है, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी देखी है, वन टू मैनी देखा है। अब अगर मिनिमम देखते हो तो ये जीरो और वन है, इसमें ऑप्शनल या वो होता था कि रिलेशनशिप्स हैं या नहीं। इसमें क्या करना चाह रहा है, ये देखना ही चाहिए। हाँ, ये देखना ही नहीं चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, बस आपका ये रूल बन गया है कि वन टू मैनी में आपने काम किस तरह से करना है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, दिखाया नहीं है उसने, लेकिन एक बुक और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, बुक्स और स्टूडेंट्स का। ठीक है, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बुक्स का रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ जो मैनी टू मैनी है। तो जाहिर बात है बुक की एंटिटी बनेगी, जाहिर बात है स्टूडेंट की एंटिटी बनेगी, अलग अलग, वो तो दोनों बन जाएंगी। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का डेटा आ गया, बुक के अंदर बुक का डेटा आ गया। अब इसमें एक नया रिलेशन बनता है जिसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांजैक्शन कह लो, जिसमें ये होता है कि दोनों की प्राइमरी की शामिल होती है, यानी स्टूडेंट आईडी भी आएगी और बुक आईडी भी आएगी, और वो दोनों मिल के प्राइमरी की बनाएंगे। और फिर उसके अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी। देखो, स्टूडेंट तुम्हें ये बताता है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का डेटा बताता है। बुक तुम्हें बुक का डेटा बताती है। ट्रांजैक्शन तुम्हें ये बताती है कि कौन सा स्टूडेंट किस बुक के साथ रिलेटेड है। इसके लिए तीसरी टेबल चाहिए होती है। ये जमीन आसमान का फर्क है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वन टू मैनी है तो उसमें दो ही रिलेशंस बनते हैं, फॉरेन की इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अगर मैनी टू मैनी है तो एक नया तीसरा रिलेशनशिप बनता है जिसमें दोनों की प्राइमरी की शामिल होकर एक कॉम्पोजिट की बनती है। सबसे आसान मेरा ख्याल है वन टू वन रिलेशनशिप है, वो वही है जो वन टू मैनी है। कि अगर एक स्टूडेंट और एप्लीकेशन का रिलेशनशिप है, तो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट की टेबल आ गई, एंटिटी आ गई, एक एप्लीकेशन की आ गई, और वही जिस तरह वन टू मैनी में होता था कि इसकी प्राइमरी की तुम उधर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आसानी है ज़रा। उसमें तो ये शर्त थी ना कि मैनी वाली साइड पे फॉरेन की आनी है,
इसमें यह है कि दोनों में से किसी साइड पे भी फॉरेन की आ सकती है, इधर भी डाल सकते हो उधर भी डाल सकते हो। तो ये सेम बिल्कुल वन टू मैनी की तरह है, बस थोड़ी सी उसमें रिलैक्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अभी तक जो हमने किया, क्योंकि ये कीज को संभालना ही असल सारी गेम होती है। यूनिट रिलेशनशिप वो था जो मैं कह रहा था कि फजूल है। तो ये एक ही एंटिटी का रिलेशनशिप अपने साथ ही होता है। एम्प्लॉय मैनेज करता है एम्प्लॉय को मैनेज करता है। स्टूडेंट रूममेट है एक दूसरे स्टूडेंट का। ये मुश्किल है काफी और ये कम ही नजर आते हैं। इसमें होता ये है कि तीन एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय के, आईडी है, नेम है और एड्रेस है। तो आईडी, नेम और एड्रेस तो आ गया, ये तो आसान है। अब एम्प्लॉय मैनेज करता है एक और एम्प्लॉय को, तो एक और एट्रीब्यूट आएगा मैनेजर, जो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी ही होएगी। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि फलाने एम्प्लॉय का फलाना नाम है, फलाना एड्रेस है और उसका मैनेजर ये है, ये बंदा है। तो मैनेजर भी तो वही एम्प्लॉय है ना, तो उसकी आईडी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट में सिर्फ दो चीजें हैं, आईडी और नेम। तो आईडी और नेम तो आ गया, लेकिन अब साथ एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इंक्लूड होएगा, जो है होता तो फॉरेन की है लेकिन उसको फॉरेन की कहते हैं नहीं, क्योंकि फॉरेन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वो दूसरी टेबल के अंदर अ, वो होता है। इसी तरह अच्छा, ये तुम्हें बहुत कम नजर आएगा, ये तुम्हें शायद नजर आए शायद ना नजर आए। अच्छा, इसके बाद एक सुपर टाइप सब टाइप होती थी, जो अगेन एग्जांपल होए तो जरा इजी होएगा, नहीं है, चलो छोड़ो बेटी को। लो जी, ये हमारा काम था कि कॉन्सेप्चुअल से लॉजिकल में कैसे जाना है। बातें बड़ी आसान है, लेकिन ये एक कागज पे लिख के साइड पे कर दो, ये बड़ी काम आती है। बात ये है कि तुम्हारे सामने एक ईआर डायग्राम आ जाता है और तुमने उस ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करना होता है इनटू इनटू मतलब वो लॉजिकल मॉडल ना। तो उसको देख के तुम कैसे कन्वर्ट करते हो। अब अगला हिस्सा इसका शुरू होता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये है अब जो को 10-12 लेक्चर तक चलता है। तुम्हारा तो खैर मिड टर्म आ जाएगा दरमियान में, लेकिन ये काफी देर तक चलता है और ये इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो हिस्सा है, अभी तक तुम डीबी की ना सिर्फ बेसिकली थ्योरी पढ़ रहे थे। तो अब वो हिस्सा है कि तुम डेटा को मैनिपुलेट जो करते हो डीबी के अंदर, वो कैसे करते हो, उसकी मतलब क्वेरीज कैसे चलाते हो, ये वो सारा कुछ है और ये सब प्रैक्टिकल है। अ, तुम्हारे पास दो किस्म की जनरली लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है। प्रोसीजरल वो होती है जिसमें तुम बताते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एक एक चीज बताते हो कि क्या करना है कैसे करना है। और नॉन प्रोसीजरल वो होती है जिसमें तुम सिर्फ ये बताते हो कि क्या करना है, तुम्हें चाहिए क्या है, और लैंग्वेज खुद ब खुद वो चीजें करती है। हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, एसक्यूएल। ये किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज बेस करती है मैथ्स के ऊपर। और ये लैंग्वेज तुम्हें सलाहियत देती है डेटाबेस में से डेटा निकालने की, रखने की, चेंज करने की। मतलब डेटा के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करनी है डेटाबेस में, तो तुम सीक्वल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। अब बहुत सारे जो वो हैं, अ, बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो हैं उनके नाम में एसक्यूएल आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है, उसके नाम में सीक्वल आता है, लेकिन सीक्वल बजाते खुद एक लैंग्वेज है। इसी तरह पीएचपी के साथ माई सीक्वल चलती है, तो वो माई सीक्वल में भी सीक्वल आता है। तो लेकिन प्लीज याद ये रखना कि ये लैंग्वेज है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और तुम ये लैंग्वेज सीखने जा रहे हो अगले 10-12 लेक्चर, ठीक है? फिर सॉफ्टवेयर जो सा मर्जी यूज कर लो। तो हम शुरू करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। अच्छा, इसकी रिलेशनल अलजेब्रा से क्यों शुरू करते हो? सीक्वल जो है ना, उसकी बुनियाद मैथ्स पे है। इस लैंग्वेज की बुनियाद एक्चुअली मैथ्स पे है, अलजेब्रा पे है, कैलकुलस पे है, ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको बड़ी तेजी से अलजेब्रा को देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन और सेट डिफरेंस।
किसी ने सेट्स पढ़े हुए, सेट थ्योरी पढ़ी हुई है जो डिस्क्रीट मैथ में होती थी, तो उसको ये ऑपरेशंस याद आते जाएंगे। ठीक है, ये 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब जरा इनको शुरू करते हैं कि ये हैं क्या। कुछ ऑपरेशंस यूनरी होते हैं, कुछ ऑपरेशंस बाइनरी होते हैं। बात सिंपल सी है, यूनरी वो होते हैं जो सिर्फ एक रिलेशन के ऊपर काम करते हैं। जरा बात समझना, कर क्या रहे हैं हम रिलेशनल अलजेब्रा कर रहे हैं। रिलेशन किसको कहते हैं? टेबल को। यानी हम टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर कुछ अलजेब्रा, उसके ऊपर कुछ मैथ करने जा रहे हैं। तो यूनरी ऑपरेशंस वो होंगे जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होगा, सिर्फ एक टेबल चाहिए होगा। बाइनरी ऑपरेशंस वो होंगे जिसमें 2 टेबल चाहिए होंगे। ठीक है, अब 5 ऑपरेशंस हैं: सेलेक्ट, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस और यूनियन। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन है सेलेक्ट का, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है कि ये किसी कंडीशन की बुनियाद पे आपको कुछ टुपल्स निकाल के देता है। द सेलेक्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म टू सेलेक्ट सर्टेन रोज और टुपल्स फ्रॉम अ टेबल। इसको लिखते कुछ इस तरह से हैं, ये सिग्मा के निशान से लिखते हैं, सिग्मा C1, सिग्मा C2 R। मैं तुम्हें एग्जांपल से करवाता हूँ। तुम्हारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, ये एक रिलेशन है स्टूडेंट का। ठीक है, तुम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हो ये वाला। अब इसको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना ऐसे है कि सिलेक्ट करो स्टूडेंट में से वो रोज जहां पे करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 हो। तो इसको लिखते ऐसे हैं कि ये आर रिलेशन का नाम होता है, ये सेलेक्ट का ऑपरेटर है सिग्मा, और ये C2 कहलाता है कंडीशन, कंस्ट्रेंट या प्रेडिकेट। कि इसकी बुनियाद पे चीजें निकालनी है। तो अब इसको पढ़ोगे तुम तो तुम कहोगे कि मैं ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनका करंट सेमेस्टर 3 है। तुम्हारे पास ऐसे कैसे स्टूडेंट्स हैं? सॉरी, क्या है? ग्रेटर देन 3, करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3। तो तुम ऐसे स्टूडेंट्स निकालोगे जिनका करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3 है, तो वो 3 निकलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 बंदे निकलेंगे। तो इसके जवाब में, इस ऑपरेशन के जवाब में तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 स्टूडेंट्स, 3 टूपल्स आएंगे। सेलेक्ट क्या करता है? एक टेबल में से, एक रिलेशन में से वो रोज निकालता है जो उस कंडीशन पे पूरी उतरती है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो इसका जवाब भी एक टेबल ही होता है। सेलेक्ट का जवाब भी एक टेबल ही होएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली एक फिल्टर लगाएगा कि उसमें से रोज निकलेगी। अब ये आसान है, ये सिर्फ वो स्टूडेंट निकाल लो जिसका ID 105 है, या वो स्टूडेंट्स निकाल लो जिनका प्रोग्राम इक्वल नहीं है MCS के। तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स निकालो जो MCS के नहीं है। एक सेकंड होल्ड करना। ये सेलेक्ट का ऑपरेटर था। सेलेक्ट का ऑपरेटर हॉरिजॉन्टली चलता है और सिर्फ वो रोज निकालता है जिनकी आपको जरूरत है, जो प्रेडिकेट पे या जो कंडीशन पे पूरा उतरती है। सेलेक्ट के साथ जो मिल के चलता है वो प्रोजेक्ट का ऑपरेटर है। भाई, सेलेक्ट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फिल्टर है, वो रोज निकालता है। तो प्रोजेक्ट जो है ना वो वर्टिकल फिल्टर है, विच मीन्स कि वो कॉलम निकालता है। इसको कहना मुश्किल है, ये है बड़ा आसान। प्रोजेक्ट को दिखाते हो इससे पाई के निशान से, ये कैपिटल पाई के निशान से। तो ये मेरा एक टेबल है फैकल्टी, इसमें फैकल्टी ID है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, रैंक है। अब जब मैं ये कमांड देता हूँ तो ये कमांड ये है कि प्रोजेक्ट करो फैकल्टी में से फैकल्टी ID और सैलरी। ये रोज के ऊपर कुछ नहीं कर रहा, रोज को नहीं ये देख रहा, ये सिर्फ पूरी टेबल के कॉलम्स निकालेगा। कौन कौन से कॉलम? फैकल्टी ID और सैलरी का कॉलम। तो वो सिर्फ ये 2 कॉलम्स निकाल देता है। तो तुमने पहले से ये बांधना है कि सेलेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल फिल्टर है और प्रोजेक्ट जो है वो वर्टिकल फिल्टर है। काम ये कैसे करते हैं? काम ये दोनों मिलके करते हैं। ये अकेले अकेले काम नहीं करेंगे, ये दोनों मिलके काम करेंगे। विच मीन्स कि तुम्हें कमांड्स इस तरह की मिला करेंगे।
अब इसको अगर आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ते हो तो यहां से शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट करो ऐसी रोज जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो। सेलेक्ट करो फैकल्टी के रिलेशन में से, फैकल्टी के टेबल में से वो रोज जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो ये बेसिकली सारे असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लेगा। अब ये तुम दे रहे हो प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट ये करेगा कि उन सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट कर देगा। तुम्हें आउटपुट में सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट होएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों का होएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यानी ताहिर और आयशा। तो अगर तुम टेबल में जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये लेक्चरर है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए थे, तो ये ताहिर और आयशा तुम्हें चाहिए थे। तो सेलेक्ट ये करेगा कि सेलेक्ट ये पूरी 2 रोज निकाल देगा, और प्रोजेक्ट ये करेगा कि वो सिर्फ 2 उनके एट्रीब्यूट्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो जो भी तुमने नेम और डिपार्टमेंट रखे हैं। बस यूनियन मैं नहीं कर रहा आज, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारा मिड टर्म बिल्कुल थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, कोई खास चीज नहीं है, लेकिन अब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 के आगे तो हर चीज ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको पढ़ो, प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, वरना इसको प्लीज करो बस। ठीक है सर जी एक क्वेश्चन